गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के 8th क्लास के वीडियो में हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम अबायोटिक रिसोर्सेज के तौर पे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने वाले हैं। वेजिटेशन को हमने मेरे पिछले वीडियो में डिफरेंशिएट किया कि कितनी तरह की वेजिटेशन दुनिया भर में पाई जाती है, जिसको हमने मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जहाँ पे एक तरफ फॉरेस्ट थे, देन सेकंड था हमारा ग्रासलैंड, ठीक है, और थर्ड में हमारे आ जाती थी शर्ब्स या बुशेस, ठीक है। तो आज फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें फॉरेस्ट आ जाता है। और फॉरेस्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिएगा। फॉरेस्ट रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड मोस्टली विद ट्रीज। तो जंगल मतलब क्या, आमतौर पे जंगल आप किसे कहेंगे कि एक बहुत बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं अलग अलग तरह के, साथ ही वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट की तो बात समझ में आ जाती है कि जंगल क्या होते हैं, लेकिन अब जंगलों को भी हमने 6 अलग अलग प्रकार से बांटा है, जिसमें सबसे पहला वाला जो है हमारा वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस तरह के जो जंगल होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, ये इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर किसको कहेंगे हम, अगर आप इक्वेटर की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक ग्लोब को ध्यान में लाइए दिमाग में। सपोज कीजिए ये आपका ग्लोब है और ग्लोब को एक इमेजिनरी लाइन से हम बीच में से यहाँ पे काट रहे हैं, मतलब जो इसकी सेंटर लाइन होगी ग्लोब की, उस सेंटर लाइन को ही इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, वो ग्लोब को या अर्थ को 2 अलग अलग भागों में लगभग बराबर से बांटती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि इसका यहाँ बताने का लॉजिक क्या है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में अमूमन देखने को मिलते हैं हमारे को। इसमें जो क्षेत्र आ जाता है मेनली अमेजन बेसिन हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया। आमतौर पे ये तमाम वो देश हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को हमें मिलता है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एरिया हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इंडोनेशिया आ गया इसके अंदर, अमेजन बेसिन आ गया, वियतनाम आ गया, ठीक है। अब ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या इस तरह के जंगल की पहचान क्या है। इस तरह के जो जंगल होते हैं इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे या ऐसे जंगलों में आमतौर पे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर इसको यूँ समझिए आप कि आमतौर पे ये जिस क्षेत्र में जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे बारिश जो होती है वो लगभग साल भर बारिश रहती है। यहाँ के जो क्लाइमेट होता है गर्म भी रहेगा, जो सनरेज हैं, सन हीट है, वो भी यहाँ बराबर मिलता रहता है, लेकिन पानी की जो मात्रा है यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पूरे साल भर लगभग टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पे होती रहती है, कभी थोड़ी कभी तेज। और इसी वजह से यहाँ के जो जंगल होते हैं आमतौर पे उसकी जो जमीन होती है वो हमेशा आपको गीली मिलेगी। अगली विशेषता के तौर पर हम देखेंगे कि ये जो जंगल होते हैं इनके पेड़ आमतौर पर काफ़ी टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं, और लंबे होने के साथ साथ ये काफ़ी घने, काफ़ी सघन भी होते हैं, जिसकी वजह से इन जंगलों में आमतौर पर इंसान का प्रवेश करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ की जो धरती होती है, ज़मीन होती है, वो थ्रू आउट द ईयर वाटर लॉज्ड होती है। वाटर लॉज्ड का मतलब पूरे साल इस ज़मीन पर पानी भरा हुआ देखने को मिलता है, इन जंगलों में पानी भरा हुआ देखने को मिलता है। ब्राज़ील जैसे क्षेत्रों में भी क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसी वजह से ब्राज़ील में इन जंगलों को सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास मतलब SELVAS, सेल्वास मीन्स लंग्स ऑफ द अर्थ। अब लंग्स ऑफ द अर्थ मतलब क्यों कहते हैं इसको, देखिए समझिएगा। लंग्स का बॉडी में हमारे क्या काम होता है, लंग्स यानी फेफड़े जो हमें प्राणवायु देने का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन हम वहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में पहुँचाने का काम लंग्स के माध्यम से किया जाता है। और इन जंगलों को लंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लंग्स ऑफ ग्लोब या लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन जंगलों में इतना तो घना जंगल होता है, इतने विशाल जंगल होते हैं कि पृथ्वी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता जो कि ऑक्सीजन है आम जीव जंतुओं के लिए, उसकी पूर्ति इन जंगलों के माध्यम से होती है। अर्थात इन जंगलों की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जो पेड़ हैं, यहाँ के घने सघन पेड़ जो हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमारा जो धरती का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, प्रदूषण में कमी आती है और इस तरीके से जो हमारा जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो चलता है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पे वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब वनस्पतियाँ। अब यहाँ पे किस तरह के पेड़ या कौन कौन से पेड़ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आमतौर पे हार्डवुड ट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हार्डवुड ट्रीज मतलब जिनकी जो लकड़ियाँ होती है वो काफ़ी सख्त होती हैं। अब जिनमें एबोनी, महोगनी, रोजवुड, इस तरह के जो पेड़ हैं वो इन तमाम जंगलों में ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि इन जंगलों में हमने क्या क्या देखा, भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, वेजिटेशन देखा। अब देखेंगे हम वाइल्ड लाइफ कि किस तरह का वाइल्ड लाइफ इन जंगलों में होता है, कौन कौन से जीव जंतु इन जंगलों में बहुतायत में या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे एप्स देखने को मिलते हैं, स्नेक्स, सांप, वो भी बहुत अलग अलग तरह के, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के इन जंगलों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जंगलों में। नीचे ज़मीन पे बहुत सारे तालाब वगैरह भी होते हैं, नेचुरल तौर पे झीलें वगैरह भी होती हैं। तो जो मौसम बनता है वो क्रोकोडाइल को काफ़ी सूट करता है, जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट बनता है वो क्रोकोडाइल को बहुत सूट करता है। इस वजह से यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। साथ ही इन जंगलों में आपको देखने को मिलेंगे एलिफेंट्स, पाइथन्स वगैरह। तो इस तरह के जीव जंतु इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो मेरा टॉपिक था वो आपने इसको समझा होगा और इसके ज़रिए आपको पता लगा कि किस तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं। देखो, तीन चीज़ें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी फॉरेस्ट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो पहला तो कि वो फॉरेस्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा वहाँ पे वेजिटेशन कौन सा है, और तीसरा कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी पाई जाती है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने देखा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उनका वेजिटेशन है और क्या उसका वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर है। वेल, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड तमाम नोट्स और जो इमेजेस हैं वो मेरे राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। वहाँ से आप एग्जैक्टली आपकी बुक की ही इमेजेस हैं, तो आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मैं जो कुछ भी अभी आने वाले इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, जितनी भी तरह के फॉरेस्ट हैं उनका डिटेलिंग लेने वाले हैं हम लोग, तो इनके तमाम जो नोट्स हैं वो ज़रूर प्लीज़ बना लीजिएगा आप लोग। Thank you. Keep studying. Thank you.